एक किसान अपने बैलों के साथ अपने खेत पर बहुत मेहनत किया करता था। हुर्र, हुर्र, हुर्र। किसान अपनी खेती का सारा काम अपने बैलों के दम पर ही किया करता था। वह अपने बैलों पर निर्भर था। बीमारी के चलते किसान का एक बैल मर गया। मेरा ये बैल मर गया। अब पता नहीं मेरा क्या होगा। अब मैं खेती कैसे करूँगा। एक बैल के मर जाने से तो मेरा पूरा खेती का काम ही रुक जाएगा। पता नहीं ये क्या होगा। बैल के मर जाने का किसान को बहुत दुख था और अब उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह दूसरा बैल खरीद सके। इसलिए वह एक महाजन के पास पैसे लेने के लिए गया। लाला जी के पास जाकर कुछ पैसे उधार ले लेता हूँ। उससे मैं एक बैल खरीद लूँगा। अब बिना बैल के मुझसे खेती तो होगी नहीं, और खेती करूँगा तो लाला जी का पैसा भी चुका दूँगा। उससे मेरे बहुत सारे काम भी आसान हो जाएंगे। आओ मनोहर, मुझे तुम्हारी भैंस के बारे में पता चला। मुझे वह सुन के बहुत दुख हुआ। और बताओ, मेरे पास कैसे आना हुआ? मुझसे कुछ काम था क्या? हाँ लाला जी, मेरी भैंस मर जाने से मेरी खेती का सारा काम रुक गया है, और अब मैं बिना अपने बैल के खेती भी नहीं कर सकता। मेरे पास अभी एक बैल है, पर उसके सहारे मैं अपना खेत नहीं जोत सकता। मैं आपसे कुछ पैसे लेने आया था, जिसको मैं आपको बहुत जल्द ही अपनी खेती से चुका दूंगा। ठीक है मनोहर भाई, मैं तुम्हें पैसे अवश्य दूंगा, पर मेरे व्यापार का नियम है कि मैं अपने दिए हुए पैसे का 10% ब्याज लेता हूँ। अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं तुम्हें पैसा दे सकता हूँ। बाकी तुम्हारी भैंस मर जाने का दुख मुझे बहुत है। ठीक है सेठ जी, मैं आपका सारा कर्जा 10% ब्याज के साथ बहुत जल्द ही चुका दूंगा। बस मैं जैसे ही अपनी खेती का काम चालू करूंगा, उसको बेचकर मैं आपका पैसा चुका दूंगा। देखो नंदिनी, मैं लाला जी से पैसे उधार लेकर ये बैल ले आया हूँ। अब मैं खेती कर सकूँगा और उसी खेती से पैसे कमाकर लाला जी का कर्जा चुकाऊंगा। हाँ पिताजी, आपने अच्छा किया जो लाला जी से पैसे उधार ले लिए। अब कम से कम आप खेती तो कर सकेंगे। किसान की फसल बढ़िया हो गई थी और उसको देखकर किसान बहुत खुश था। किसान की मेहनत रंग लाई, पर कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। किसान का खेत रावी नदी के किनारे था और उस वर्ष वर्षा बहुत अधिक हुई। आजू बाजू के सभी गांवों में बहुत बारिश हो रही थी। अधिक बारिश के कारण रावी नदी में बाढ़ आ गई, जिससे किसान का सारा खेत। इस वर्ष तो बहुत बारिश हो रही है गुड़िया, और बारिश ने हमारी सारी फसल भी बर्बाद कर दी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं लाला जी का पैसा कैसे चुकाऊंगा। आप परेशान ना हो पिताजी, सब अच्छा ही होगा। आसपास के सभी गांव में बहुत बारिश हो रही थी और सभी के खेत में पानी बहुत ज़्यादा भर गया। किसान के खेत में भी बहुत पानी भर गया था और उसकी फसल खराब हो गई, इसलिए वह बहुत चिंता में रहने लगा। किसान सोच रहा था कि अब आगे क्या होगा और वह पूरे साल अपने परिवार को क्या खिलाएगा। इसी चिंता में किसान बहुत उदास रहने लगा और वह किसी से कुछ नहीं बोलता था। किसान की बेटी अभी छोटी थी, पर वह बहुत चतुर थी और वह अपने पिताजी की चिंता का विषय भी जानती थी। ऐसे ही कई दिन बीत गए और जब किसान लाला का पैसा नहीं चुका पाया, तो लाला स्वयं ही किसान के घर पहुंचे। मनोहर भाई, घर पर हो क्या?
हाँ अंकल जी, बताइए क्या काम है। बेटा, तुम्हारे पापा जी घर पर हैं क्या? पापा जी सीधी को टेढ़ी करने गए हैं। वापस कब तक आएंगे तुम्हारे पापा जी? आएंगी तो नहीं आएगा, नहीं आएंगी तो आएगा। किसान की बेटी के ऐसे उल्टे पुल्टे जवाब सुनकर लाला जी का सिर चकरा गया और वह चुपचाप अपने घर वापस चले गए। आज मुझे 3 से 4 दिन हो चुके हैं किसान के घर से आए हुए, और अभी तक किसान ने मुझसे आकर मेरी खैर खबर नहीं पूछी। लगता है आज फिर उसके घर जाना पड़ेगा। बस किसान की वह सनकी लड़की घर पे ना मिले। पता नहीं क्या क्या बकती है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। अरे ओ मनोहर, घर पर हो क्या? हे भगवान, फिर से यही आ गई। अपने पापा जी को बुलाकर लाओ, कहना घनश्याम सेठ आए हैं। वह तो कांटों की बोरी को कांटों से घेर कर आएगा। यह लड़की क्या बकती है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। अरे राकेश, तुम्हें मनोहर की कोई खोज खबर है क्या कि मनोहर कहाँ है? आज इतने दिन हो गए उसे पैसे दिए, अभी तक उसकी कोई खोज खबर नहीं है। और मैं उसके घर जाता हूँ तो उसकी लड़की मिलती है। पता नहीं वो कहाँ है, वो मुझे मिल नहीं रहा। पता नहीं सेठ जी कहाँ हैं, पर जैसे ही मिलेगा मैं उसे बता दूंगा। ठीक है भाई, उससे कहना कि घनश्याम सेठ ने बुलाया है। इस बार तो मैं गोपाल से मिले बिना वापस आऊंगा ही नहीं। हे। क्या हुआ अंकल जी, किससे मिलने आए हैं आप? सीधे सीधे बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? माँ एक को 2 करने गई है और बापूजी छोटे को बड़ा करने गए हैं। इससे बात करना तो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने के जैसा है। इससे अच्छा मैं अपने घर ही चलता हूँ। अब तो गोपाल ने हद ही कर दी, अब तो उससे मिले बिना नहीं जाऊंगा। तुम्हारे माँ बाप घर पर हैं? हाँ, घर पर हैं। अच्छा, आज गोपाल घर पर है, इसलिए यह दरवाजे पर ही खड़ी हो गई है। क्या कर रहे हैं? माँ तो माँ बाप से बच्चों को पका रही है और बापू आगे पीछे कर रहे हैं। लड़की के ऐसे गोल गोल उत्तर सुनकर महाजन को समझ नहीं आता कि वह उससे कैसे बात करे, और वह यही सोचता है कि उसे गोपाल से मिलने के लिए कैसे मनाया जाए। आज तो मैं मनोहर से मिलकर ही वापस आऊँगा। आज इतने दिन हो गए हैं, मैं इतनी बार उसके घर जा चुका हूँ और हर बार मुझे उसकी वो पागल लड़की मिलती है जो पता नहीं क्या क्या बकती है। और उसके बाद भी अभी तक मनोहर ने मेरी एक बार भी आकर खोज खबर नहीं ली, ना ही वो मेरे घर आया। इस बार अगर उसकी लड़की मिली तो उससे मैं पूछूंगा कि वो जो जो बोलती है, यदि उसको हर चीज़ का मुझे मतलब समझाए। वो क्या क्या बकती है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। अरे ये तो इस बार दरवाजे पर ही बैठी मिल गई है। हे शैतान लड़की, बता तेरे माँ बाप कहाँ हैं? मैं इतनी दिन से यहाँ आ रहा हूँ, शायद तुमने अभी तक मनोहर को बताया नहीं है कि गोपाल सेठ उससे मिलने के लिए आ रहे हैं, नहीं तो वह अभी तक मुझसे मिलने जरूर आ जाता। इस बार बिल्कुल सीधे सीधे बता दो, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? माँ घर पर हैं और पिताजी आसमान के पानी को रोकने के इंतजाम कर रहे हैं।
इस बार भी किसान को कुछ समझ नहीं आया। तुम ऐसे ही हर बार उल्टे पुल्टे उत्तर देकर मुझे उलझा देती हो। अगर तुम अपनी बातों का मतलब मुझे समझा पाई तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा। आप मुझे बहकाओ मत। भला जरा जरा सी बातों में कोई अपना कर्जा माफ़ करता है क्या? मेरा विश्वास करो, मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा। बस अपनी बातों का मतलब समझाओ। मनोहर अपने छत का छज्जा ठीक कर रहा था कि तभी उसकी लड़की की आवाज़ आती है और वह कहती है कि पिताजी नीचे आ जाइए, सेठ जी आपका सारा कर्जा माफ़ करने को तैयार हो गए हैं। हाँ, ये बात सच है। यदि तुम्हारी बेटी अपनी बातों का मतलब मुझे समझा पाई तो मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा। यह बात मैं सत्य कह रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ सेठ जी कि मेरी बेटी ने आपसे ऐसी क्या बात कह दी कि जिसकी बात समझने के लिए आप अपना कर्जा तक माफ़ करने के लिए तैयार हैं। सेठ जी ने मनोहर को सारी बात बताई और वह अपनी बेटी की बातों को सुनकर मनोहर के मन में भी अब उस बातों का मतलब जानने की जिज्ञासा होने लगी। पहली बार जब आप आए तो मैंने आपसे कहा कि पिताजी सीढ़ी को टेढ़ी करने गए हैं, जिसका अर्थ था कि पिताजी पेड़ की लकड़ी से हल बनाने के लिए गए हैं। लकड़ी सीधी होती है और हल टेढ़ा होता है। दूसरी बार मैंने कहा कि वह कांटों की बोरी से कांटों को घेरने गए हैं, जिसका अर्थ था कि वह कांटेदार बैगन के पेड़ के चारों तरफ कांटे की बैगन लगाने गए हैं। तीसरी बार मैंने कहा था कि माँ एक को दो करने गई है और बापू छोटे को बड़ा करने गए हैं, जिसका मतलब था कि माँ कपास को डोडों से अलग करने गई है और बापू डोडों से निकले कपास को फैलाने के लिए गए हैं। चौथी बार मैंने कहा था कि माँ तो माँ बाप से बच्चों को पका रही है और बापू आगे पीछे कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि माँ अरहर की दाल को अरहर की लकड़ियों से पका रही है और बापू लकड़ियों को चूल्हे में अंदर बाहर कर रहे हैं। पांचवी बार मैंने आपसे कहा था कि माँ अंदर है और बापू आसमान के पानी को रोकने की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसका अर्थ था कि पिताजी छत पर छज्जा ठीक कर रहे थे। वाह बेटी, इतनी सी उम्र में तुम्हें इतना सारा ज्ञान है। मुझे यह जान के बहुत खुशी मिली। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे गांव में तुम्हारे जैसे चतुर लड़की भी है और मैं इसी चतुराई के लिए आज तुम्हारे पिताजी का सारा कर्जा माफ़ करता हूँ।